नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भट्टागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी अपडेट के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। सीएम की मौजूदगी में टेक्सटाइल पार्क के लिए एमओयू साइन किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। लखनऊ और हरदोई के बीच बनेगा ये टेक्सटाइल पार्क। लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 एकड़ में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और राज्य के बीच होगा एमओयू। तो ये बड़ी जानकारी। टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और राज्य के बीच एमओयू होगा, जहां 1000 एकड़ में बनेगा ये मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ और हरदोई के बीच। और इसकी आज स्थापना सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। तो आज एमओयू साइन किया जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच एमओयू होगा, जहां इस कार्यक्रम के माध्यम से टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। बड़े स्तर पर लाभ मिल सकेगा। लखनऊ और हरदोई के बीच करीब 1000 एकड़ में बनेगा ये मेगा टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और राज्य के बीच एमओयू होगा। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु इसके शामिल रहेंगे इसमें, लेकिन लखनऊ और हरदोई के बीच क्योंकि ये टेक्सटाइल पार्क बन रहा है और इसकी स्थापना आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे और एमओयू भी साइन किया जाएगा केंद्र और राज्य के बीच। तो ये खास आज का पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां लखनऊ और हरदोई के बीच बनेगा टेक्सटाइल पार्क। लखनऊ और हरदोई के बीच करीब 1000 एकड़ में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क, जहां टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और राज्य के बीच एमओयू होगा। तो ये विशेष कार्यक्रम आज, और इसके लिए बाकायदा तैयारियां की गई हैं कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना सामने आए। प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और इसी के चलते केंद्र और राज्य के बीच एमओयू भी साइन किया जाएगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लखनऊ और हरदोई के बीच करीब 1000 एकड़ में ये मेगा टेक्सटाइल पार्क की आज स्थापना होगी। क्या कुछ इसकी विशेषताएं रहेंगी? किस तरीके से लाभ जो है मिल पाएगा? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और हरदोई के बीच में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर के एमओयू साइन होगा और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की योजना होगी। आज इसको लेकर के एक एमओयू साइन होगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की ओर से मौजूद रहेंगे, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। इस दौरान चर्चा होगी क्योंकि मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बनना है वो बृहद स्तर पर बनना है। 1000 एकड़ में बनना है। तो इसको लेकर के चाहे जमीनों का अधिग्रहण किस तरीके से किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि अमूमन कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसमें जमीनों का अधिग्रहण करने में दिक्कतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार लगातार देखा जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण नीति है उसमें शिथिलता कर रही है, उसमें आसानी कर रही है, जिससे किसानों को भी लाभ इसके सीधे तौर पर मिले, साथ ही साथ सरकार को भी जल्द से जल्द जमीन मिल जाए। निश्चित तौर पर आज ये मुख्यमंत्री आवास पर एमओयू साइन होगा जिसमें केंद्र और राज्य की सहमति होगी और उसके बाद धीरे धीरे इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। आने वाले दिनों में इसमें काम शुरू, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में कोई भी शुभारंभ, कोई भी लोकार्पण सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन एमओयू साइन हो जाएगा तो आगे का रास्ता जरूर खुलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, आज एमओयू साइन होगा और इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। बिल्कुल, केंद्र सरकार की ओर से पीयूष गोयल जो है नेतृत्व करेंगे केंद्र सरकार की ओर से, वही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। दोनों के बीच सहमति बनेगी, एमओयू साइन होगा और आने वाले भविष्य का निर्माण कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा, इस पर चर्चा जरूर होगी। जी बिल्कुल, ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी से अब खबर। 3 दिवसीय G20 समिट का दूसरा दिन आज। 3 दिवसीय आयोजन में जुटेंगे 20 देशों के प्रतिनिधि। विकसित और विकासशील देशों से परिप्रेक्ष्य शीर्षक पर सत्र होगा। विदेशी अतिथियों के लिए होगा काशी भ्रमण का कार्यक्रम। 17 से 19 अप्रैल तक होंगी G20 की बैठकें। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भी भाग लेंगे प्रतिनिधि। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की नींव रखेगा G20 सम्मेलन।
तो 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन और काशी को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस दौरान विदेशी मेहमानों के लिए आज का पूरा कार्यक्रम आपको बता दें, जहां विकसित और विकासशील देशों से परिप्रेक्ष्य शीर्षक पर एक सत्र होगा। सभी विदेशी मेहमान शाम को सारनाथ जाएंगे। सारनाथ में संग्रहालय और लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे और इसी के साथ साथ विदेशी मेहमान बुद्धा थीम पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लेंगे। विशेष इंतजाम G20 बैठक के लिए योगी सरकार ने किए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे वाराणसी शहर को सजाया गया है। जिला प्रशासन की ओर सभी प्रमुख चौराहों को सजाया गया है। शहर के एक चौराहे पर वसुधैव कुटुंबकम लिखकर मेहमानों का स्वागत किया गया है। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। तो विशेष इंतजाम किए गए हैं। किस तरीके से सजाया गया है पूरे काशी को। जिला प्रशासन की ओर सभी प्रमुख चौराहों को भी सजाया गया है। शहर के एक चौराहे पर वसुधैव कुटुंबकम लिखकर मेहमानों का स्वागत भी करने की तैयारी की गई है। तो G20 बैठक के लिए योगी सरकार ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। तो इन देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय। तो देखिए, इन देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और आज का भी पूरा विशेष कार्यक्रम आपको बता दिया है। उसकी क्या तैयारी है ये भी आपको बताया है। तो इन तैयारियों के बीच प्रतिनिधियों का काशी की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा, जहां वो आरती में भी शामिल होंगे और काशी भ्रमण पर भी निकलेंगे। इसकी भी तैयारी जो है पहले से ही हो रखी है। तो ये विशेष और बड़े स्तर पर G20 शिखर सम्मेलन 3 दिवसीय और इस दौरान कई देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय और इनके प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और उनके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो 3 दिवसीय G20 समिट का आज दूसरा दिन है और आज कई विशेष कार्यक्रम आपको बताया है कि आज किस तरीके से चर्चा की जाएगी। 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें जुड़े हैं, जहां विकसित और विकासशील देशों से परिप्रेक्ष्य शीर्षक पर भी चर्चा। विदेशी अतिथियों के लिए काशी भ्रमण का भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो 17 से 19 अप्रैल तक G20 की बैठकें हैं। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद माफिया की चिट्ठी वायरल हो रही है। हत्या से पहले अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी थी चिट्ठी। भाई अशरफ ने किया था मारने वाले का जिक्र। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने जानकारी दी है। जांच के लिए SIT का गठन हुआ है। तो देखिए, अब सबकी नजरें इस चिट्ठी पर हैं कि आखिर ये चिट्ठी खुलती है तो किसका नाम सामने आता है। तो अतीक और अशरफ की तरफ से ये कहा गया कि ये सीलबंद जो चिट्ठी है वो केवल CGI के पास पहुंचने पर ही खुलेगी और ऐसे में इसी का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर इस चिट्ठी में क्या कुछ खास है। आखिर क्या वो राज है जो अतीक और अशरफ बताना चाहते थे, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। इसके पीछे किसका हाथ है, किसका जिक्र किया गया है। तो देखिए, अतीक के वकील विजय मिश्रा ने बताया है कि 15 दिन में तुमको बरेली से निकालकर हत्या कर देंगे। उसने जब अधिकारी का नाम पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। अशरफ ने कहा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, इससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो अशरफ ने कहा हत्या हुई तो एक सीलबंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट और CM योगी के पास पहुंचेगा और बहुत बड़ी साजिश करके हत्या कराई गई है। तो जिन शूटरों ने हत्या की उनकी अतीक से कोई दुश्मनी नहीं थी। अशरफ ने जेल में मुझे बताया था, किसी अधिकारी ने उनको धमकी दी, 15 दिन में तुमको बरेली से निकालकर हत्या कर देंगे। तो मैंने जब पूछा अधिकारी का नाम तो उन्होंने नहीं बताया। अशरफ ने कहा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। ये वकील की बातें आपको बता रहे हैं विजय मिश्रा की, जिन्होंने बयां किया है कि किस तरीके से अतीक और अशरफ ने उन्हें क्या कुछ कहा है और सीलबंद लिफाफे के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। तो इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी स्पष्ट की है कि उनको अपनी
कहीं से धमकी मिली थी, किसी अधिकारी ने उनको धमकी दी थी कि बरेली जेल से निकालकर अशरफ को 15 दिनों में हत्या करा दी जाएगी। और ऐसे में इसको लेकर अब जो सीलबंद लिफाफा है वो कई राज खोलेगा कि आखिर कौन वो लोग थे जो चाहते थे कि अतीक और अशरफ से पूछताछ ना हो। ये राज खुलने का उनको डर था और इसी के लिए अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। तो अब इसके चलते उस सील बंद लिफाफे के खुलने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो सीजीआई को ही सौंपा जाएगा और सीजीआई की तरफ से ही वो सील बंद लिफाफा खोला जाएगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए अब सभी की नजरें जो हैं सील बंद लिफाफे पे हैं कि आखिर क्या अतीक और अशरफ बताना चाहते थे जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। इसके पीछे क्या मंसूबे थे, क्या राज थे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अतीक और अशरफ जिस तरीके से जो है गोलीकांड में मारे गए हैं, उसके बाद एक चिट्ठी वायरल हो रही है। हालांकि उस बंद लिफाफे के अंदर क्या लिखा है, किसके नाम लिखे हैं, ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन वो बहुत तेजी के साथ वायरल हुई है। अतीक और अशरफ का जो वकील है विजय मिश्रा कहा है कि पर अतीक को लाया गया था, अशरफ को लाया गया, तो उस दौरान एक IPS अधिकारी ने कहा था कि आज तो बच गए हो और आने वाले 15 दिनों में तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद ये चिट्ठी जो है दावे किए जा रहा है कि चिट्ठी को कई जगहों पर भेजा गया है, चाहे वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हो, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, उसके अलावा PMO इंडिया को भेजा गया है। लगातार ये चिट्ठी का जो बंद लिफाफा है वो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि बंद लिफाफे में कई राज बंद है। अब देखना होगा जब ये लिफाफे किसी कार्यालय में रिसीव होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यालय रहा हो, PMO इंडिया हो, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, तो ये बंद लिफाफे के अंदर किसके किसके नाम जो है अर्थ है। उसके अलावा जिस तरीके से घटनाकांड को अंजाम दिया गया उससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ऐसे नाम बेनकाब हो सकते थे जिनको डर था कि कहीं अतीक डबल गेम खेलकर अपने परिवार को बचाने के लिए लोगों के नाम न सार्वजनिक कर दे, जिसकी वजह से उसकी हत्या कराई गई। दूसरा एंगल ये निकल के आ रहा है कि सुंदर घाटी गैंग के जो शूटर थे, जिस तरीके से उन्होंने घटनाकांड को अंजाम दिया, कहीं सुंदर घाटी अपना जो है कद बढ़ाने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम तो नहीं दे रहा है, या फिर जिस तरीके से लश्कर तैयबा और ISI से जो अतीक के कनेक्शन निकलकर सामने आए थे, या कश्मीर के अलगाववादी जो थे, दहशतगर्द थे, जिनसे हथियार खरीदने की बात भी जो है अतीक और अशरफ ने स्वीकारी थी। क्या इन लोगों का हाथ तो नहीं है कि अतीक और अशरफ को मौत की घाट उतार दो? नहीं तो तमाम बिल्कुल, तो अब जो सारे राज हैं वो इस चिट्ठी के साथ ही खुल पाएंगे नीलेश, इसी की उम्मीद अब जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ से अब खबर यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर, ये महत्वपूर्ण अपडेट जहां सपा और RLD के गठबंधन में खटास आई है। कमजोर हुआ अखिलेश और जयंत का गठजोड़। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर सीट बंटवारे में दखल। RLD ने पश्चिम में बड़े पैमाने पर प्रत्याशी उतारे हैं। मेरठ में सपा ने सीमा प्रधान को मेयर प्रत्याशी बनाया है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक RLD ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। RLD के गढ़ में सपा ने भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। सपा और RLD में टिकट बंटवारे पर सहमति नहीं है। अधिकांश सीटों पर सपा RLD के प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो जो गठबंधन 2022 में था वो निकाय चुनाव तक नहीं टिक पाया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए किस तरीके से मेरठ में जो गठजोड़ लगातार 2022 में था वो अब निकाय चुनाव से पहले कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रत्याशी एक दूसरे के ही आमने सामने हैं। जी बिल्कुल, अगर मेरठ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिस तरह से जयंत और अखिलेश का गठबंधन देखने को मिला था, विधानसभा चुनाव में भी सीटें के बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ था। और अब की बात की जाए तो कहीं ना कहीं फिर एक बार दोनों पार्टी आमने सामने खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनके दोनों के प्रत्याशियों की बात की जाए तो वो आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनाव की बात की जाए तो दोनों पार्टी के सदस्य अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने पहले भी सीटों में घोटाला किया था। अब की बात की जाए तो फिर RLD के प्रत्याशियों का साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन कहीं ना कहीं टूट सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव हर सीट पर अपना प्रत्याशी चाहते हैं, वहीं RLD के जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार मेहनत करते हैं और उसके बाद उनको कोई सफलता नहीं मिल पाती है। और अखिलेश यादव के प्रत्याशी इतनी मजबूती के साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कहीं विधायक की पत्नी खड़ी है तो कहीं पूर्व विधायक की पत्नी खड़ी हुई है। तो उसी को लेकर के जो जयंत चौधरी के कार्यकर्ता है वो इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं।
कहीं देखा जाए तो गठबंधन की जो गांठ है वो ढीली पड़ चुकी है। इस वक्त देखा जाए तो गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति भी नहीं बन पाई है दोनों के बीच। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। मेरठ से अगली खबर, विशु हत्याकांड को लेकर महापंचायत होगी। हस्तिनापुर में आज महापंचायत का ऐलान है। 36 बिरादरियों की महापंचायत होगी। परिवार को सांत्वना देने पहुंचे गुर्जर समाज के प्रतिनिधि। हस्तिनापुर क्षेत्र के पलड़ा गांव में महापंचायत होगी। तो विशु हत्याकांड को लेकर ये बड़ी अपडेट, जहां आज महापंचायत होगी। हस्तिनापुर में आज महापंचायत का ऐलान। 36 बिरादरियों की महापंचायत होगी और इस दौरान परिवार को सांत्वना देने पहुंचे गुर्जर समाज के प्रतिनिधि। हस्तिनापुर क्षेत्र के पल्ला गांव में महापंचायत होगी। तो अतुल बने हुए हमारे साथ, हमारे संवाददाता, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी? देखिए, विशु हत्याकांड को लेकर महापंचायत का ऐलान है, क्या कुछ होगा? देखिए, 9 तारीख की अगर बात की जाए तो विशु की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर लगातार देखा जाए तो विशु के समर्थकों ने कुछ संप्रदाय लोगों के घर और खेत भी जलाए थे, जिसके बाद गाँव में छावनी तब्दील की गई थी, भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। अभी तक की बात की जाए तो गाँव छावनी में ही तब्दील है, बाहर से आने जाने वालों पर रोक लगाई जा चुकी है। उसके बावजूद जो जनप्रतिनिधि है, गुर्जर समाज के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि महापंचायत की जाएगी। जिस तरह से अत्याचार हुआ है उसके बावजूद पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर पाई। एक जो आरोपी है उसमें 2 को गिरफ्तार कर पाई है। एक के पैर में मुठभेड़ के बाद गोली लगी थी, उस घायल को गिरफ्तार किया था। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाज जिस तरह से एक तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, भाजपा का समर्थक है, उसके बावजूद जो हत्यारे हैं वो खुले में घूमते हैं, उन पर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती। जिसको लेकर के मेरठ की बात की जाए तो विशु कांड के बाद में महापंचायत का आयोजन होगा। बिल्कुल, और देखिए, इस महापंचायत के दौरान किस तरीके से सांत्वना दिया जाता है, क्या कुछ होता है, इस पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। जो 36 बिरादरियों की महापंचायत, परिवार को सांत्वना देने पहुंचे गुर्जर समाज के प्रतिनिधि, जहां हस्तिनापुर क्षेत्र के पलड़ा गांव में महापंचायत आज होगी। दिल्ली से अब खबर, समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई आज। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगी सुनवाई। याचिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग, केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया। चीफ जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ करेगी सुनवाई। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ करेगी सुनवाई। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने पर केंद्र सरकार ने विरोध जताया है और इसको लेकर आज सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान एक बार फिर से समलैंगिक विवाह को लेकर किस तरीके से चर्चा होती है, कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर आज महत्वपूर्ण ये सुनवाई। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान टीम इस पर सुनवाई करेगी। पीलीभीत से अब खबर, निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सिंह गौतम ने बैठक की, टीम के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन होंगे। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अप्रैल को नाम वापसी होगा। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। उपरांत 11 मई को मतदान और 13 को नतीजे सामने आएंगे। तो 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन, 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और इसी के साथ साथ 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए पीलीभीत से। अमित, क्या कुछ जानकारी? देखिए, नामांकन को लेकर क्या किस तरीके से हलचल है और क्या कुछ आप तस्वीर फिलहाल देख पा रहे हैं निकाय चुनाव से पहले? जिला निर्वाचन अधिकारी जो है प्रवीण लक्षकार, वो पूरे मुस्तैद के साथ लगे हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था बेहतर नजर आ रही है। हर जगह जहां पे जैसे भी जो मतदान रजिस्टर हुआ है उनका लगातार निरीक्षण हो रहा है। वहीं अगर हम जनपद में बात करें तो नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो 17 से 24 तक प्रक्रिया चलेगी। 25 तारीख को जो है जांच होने के बाद और 27 तारीख को नाम वापसी होगा। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। वहीं हालांकि जनपद पीलीभीत में जो
नगर पंचायत है वो 7 हैं और 3 नगर पालिका पार्षद हैं जिनके लिए नामांकन शुरू हो गया। हालांकि कुछ बीजेपी या अन्य पार्टियां जो भी हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट क्लियर ना कर पाने की वजह से अभी उनका नामांकन नहीं हुआ, लेकिन जो निर्दलीय हैं या जिनका नामांकन कराना है, निर्दलीय है या किसी अन्य पार्टी ने जो नामांकन कराने के लिए उनको दे दिया है, तो वो अपना जाकर नामांकन करा रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से जनपद की व्यवस्था को प्रवीण लक्षकार ने बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं, काफी कुछ बेहतर कराने की लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस मतदान चुनाव को, निकाय चुनाव को बेहतर से बेहतर कराया जाए, अधिक से अधिक परसेंटेज के साथ मतदाताओं से मतदान कराया जाए। बिल्कुल, और प्रत्याशियों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस नामांकन को लेके, क्योंकि देखिए लंबे इंतजार के बाद पार्टियों की तरफ से लिस्ट जारी की गई है और ऐसे में जो प्रत्याशी बने हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित है नामांकन को लेकर भी। हालांकि आपको बता दें अभी निर्दलीय प्रत्याशी ही अपना नामांकन करा रहे हैं। कुछ जैसे बीजेपी है, अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने अपना प्रत्याशी ही घोषित अभी नहीं किया है। जैसे ही प्रत्याशी घोषित हो गए, हालांकि लंबी होड़ लगी हुई है टिकट पाने के लिए अपनी अपनी पार्टियों से। अब देखने वाली बात यह है कि किस व्यक्ति को किस पार्टी से क्या टिकट मिल पाता है। हालांकि अभी एक ट्विस्ट भी सामने आया था, आम आदमी पार्टी ने एक महिला को यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया था, लेकिन वहीं उसने कल उस टिकट को वापस कर दिया कि हम आम आदमी पार्टी से नगर पालिका पीलीभीत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से उसका कहना था कि पार्टी हमसे दबाव बना रही है। और वहीं ऐसा बिल्कुल, तो देखिए दूसरे चरण के निकाय चुनाव के लिए अभी फिलहाल जिस तरीके से आपकी तरफ से जानकारी दी जा रही है, निर्दलीयों की तरफ से ही नामांकन किया जा रहा है और जो अन्य पार्टियां हैं वो भी अपने पत्ते किस तरीके से खोलती है दूसरे चरण के लिए, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आप बने रहिएगा, मैं हमारे साथ लौटती हूँ आपके पास। पीलीभीत से अगली खबर, बुजुर्ग ने गोली मारकर आत्महत्या की है। जहां लंबे समय से बीमार चल रहा था बुजुर्ग, बीमारी से परेशान होकर खुद को गोली मारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो लंबे समय से बीमार चल रहा था बुजुर्ग और खुद को गोली मारी है। बीमारी से बताया जा रहा है कि परेशान होकर खुद को गोली मारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या जानकारी? देखिए बुजुर्ग ने आत्महत्या की है, बुजुर्ग के परिवार में कौन कौन है? क्या कोई देखभाल के लिए नहीं था या क्या परेशानी से वो जूझ रहे थे? बताया जा रहा है कि बीमारी से हताश होकर ये कदम उठाया है। 2 वर्ष पहले फरीदपुर की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, लेकिन वहीं इनका स्वास्थ्य खराब होता चला गया। सांस की समस्या इनको बहुत ज्यादा बनती चली गई, जिस कारण उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और घर पर आकर के पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के तिमला महीपत गांव में इनका निवास है और वहीं आकर के अपने परिवार के साथ रहने लगे। इनका बेटा और इनकी पत्नी, क्योंकि इनकी लड़की जिसका विवाह भी हो चुका है, लेकिन कल लगातार इनका स्वास्थ्य खराब होने से पूरा परिवार भी परेशान था। लगातार इनका ट्रीटमेंट हो रहा था, जिससे ये कुमार भी, जिनकी उम्र 62 वर्ष है, ये भी लगातार परेशान थे, इलाज भी, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो वहीं देर रात ये हुआ कि इनका स्वास्थ्य फिर खराब हुआ। इनका बेटा घर पे नहीं था, इनकी पत्नी इनको अस्पताल ले जाने के लिए, चूंकि घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई वाहन नहीं था, तो अस्पताल ले जाने के लिए टुक टुक लेने बाहर गई और जब टुक टुक लेकर के घर पे पहुंची और उनको देखा तो इस अवस्था में, यानी कि इन्होंने अपनी बीमारी नहीं खत्म हो पाने की वजह से, लगातार परेशान होने की वजह से, काफी मानसिक तनाव होने की वजह से इन्होंने खुद की अपनी जो बंदूक थी 12 बोर, उसे खुद से इन्होंने आज गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली और अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। तो इस तरह से बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त किया। बिल्कुल, तो देखिए बीमारी की हताशा थी जिसके चलते ये कदम उठाया। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से अब खबर, शूटर अब्दुल कवि को लेकर सुनवाई आज। शूटर अब्दुल कवि के शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड का ये पूरा मामला है। राजूपाल की हत्या के बाद जारी हुआ था लाइसेंस निरस्त करने के लिए आज होगी सुनवाई। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में आज सुनवाई होगी। तो शूटर अब्दुल कवि के शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड का ये पूरा मामला, जिस पर आज सुनवाई होगी। राजूपाल की हत्या के बाद जारी हुआ था लाइसेंस और इसी के साथ लाइसेंस निरस्त करने के लिए आज सुनवाई होगी। तो सुनवाई के दौरान क्या महत्वपूर्ण रहता है, ये देखना खास रहेगा। प्रदेश भर में निकाय चुनाव का माहौल बना हुआ है। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों को लेकर लिस्ट जारी कर रही हैं, तो वहीं नामांकन का दौर भी जारी है। खबर है कि झांसी से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महापौर किरण वर्मा ने निर्दलीय नामांकन किया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी से टिकट न मिलने पर पार्टी संगठन पर निशाना भी साधा है।
पिछली बार रहे हैं महापौर और हमने झांसी में काम भी किया है। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय ने यहाँ पे नामांकन किया है और हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती रही। मैं भी एक कार्यकर्ता रही और मुझे चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस समय संगठन का निर्णय गलत हुआ और किसी झांसी के बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया, जिसके लिए हम विरोध करते हैं और इसीलिए हमने यहाँ पर नामांकन किया है। तो आप सभी जानते हैं कि बाहरी व्यक्ति बिहारी लाल आर्या जी जो झांसी के नहीं हैं, उन्होंने नामांकन किया है आज। और क्योंकि ये झांसी में हमारे भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन से जुड़े बहुत से कार्यकर्ता हैं। पार्टी अगर किसी को भी टिकट देती तो हम उसके साथ थे, लेकिन झांसी से बाहरी व्यक्ति को टिकट देके ये संगठन का गलत निर्णय है और इसके विरोध में हमने आज निर्दलीय नामांकन किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।